हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गाइज, क्वेश्चन सीरीज नंबर 3 चल रही है। उसका पहला क्वेश्चन है गाइज कि चालकता की इकाई होती है। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको जी से शो करते हैं। और चालकता की इकाई महो होती है और महो का सिंबल ओम का उल्टा होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और चालकता की इकाई या चालकता का मात्रक महो होता है। ओके गाइज, महो या साइमन, साइमन को एस से डिनोट करते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा महो प्रति सेंटीमीटर। महो प्रति सेंटीमीटर या साइमन प्रति सेंटीमीटर होता है। ओके गाइज, ऑप्शन में आपके कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। इन दोनों में महो प्रति सेंटीमीटर या साइमन प्रति सेंटीमीटर किसकी? विशिष्ट चालकता की। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है गाइज? ओम सेंटीमीटर। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संट का प्रतिरोध होता है। संट का प्रतिरोध होता है गाइज, इसका आंसर होगा बहुत कम। संट वो होता है जो किसी युक्ति के समांतर में हो, तो संट का प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पे समांतर संयोजन किया जाता है तो वो बहुत कम प्रतिरोध के लिए किया जाता है। यानी संट, इसमें यही पूछा गया है कि संट का प्रतिरोध होता है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत कम, बहुत ज़्यादा, निम्न, उच्च। तो आपको करना है बहुत कम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्लक्स सोल्डरिंग किसका मिश्रण होता है। फ्लक्स सोल्डरिंग किसका मिश्रण होता है? गाइज, ये होता है जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड का। गाइज, इससे पहले हम दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं? गाइज, वायर बाउंड प्रतिरोध या वायर बाउंड रेजिस्टेंस है वो यूरेका के बने हुए होते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। तो गाइज, हीटिंग एलिमेंट की अगर बात की जाए, चाहे वो हीटर का हो, चाहे वो सोल्डरिंग आयरन का हो, चाहे वो गीजर का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक रोड का हो, तो हीटिंग एलिमेंट है वो हमेशा नाइक्रोम धातु का ही बना हुआ होता है। तो किसका बना हुआ होगा? नाइक्रोम का। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। सोल्डरिंग फ्लक्स किसका मिश्रण होता है? सोल्डरिंग फ्लक्स से किसका मिश्रण होता है? गाइज, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। और सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि उस सोल्डर की जो जहाँ पे सोल्डरिंग करनी होती है वायर की, उस वायर के ऊपर, उस तार के ऊपर कुछ अशुद्धियाँ जमी हुई होती हैं। तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए और सोल्डरिंग को मजबूत करने के लिए इस सोल्डर फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लुगदी या पेस्ट भी बोलते हैं। ओके गाइज, तो इसमें पूछा गया है कि सोल्डरिंग फ्लक्स किसका मिश्रण होता है।
तो गाइज ये होता है जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड का। इसका मिश्रण होता है जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड का। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोल्डर में काम लिया जाने वाला फ्लक्स होता है, यानी सोल्डर या सोल्डरिंग में काम में लिया जाने वाला फ्लक्स होता है अधात्विक पदार्थ। गाइज ये अधात्विक पदार्थ होता है। इस कहने का मतलब ये है कि ये अचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, चालक नहीं होता। तो ये क्या है, अधात्विक पदार्थ। और जो धात्विक पदार्थ होता है वो गाइज आपको पता ही है, वो विद्युत का चालक होता है। ओके, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वैद्युतिक उपकरणों में वैद्युतिक उपकरणों में कौन सा सोल्डर पदार्थ उपयुक्त रहता है? वैद्युतिक उपकरणों में कौन सा सोल्डर पदार्थ उपयुक्त रहता है? गाइज ये रहता है टिन और लेड का। जो सोल्डर पदार्थ है, सोल्डर वायर है, वो टिन और लेड का बना हुआ होता है। लेकिन जो वैद्युतिक कार्यों में उपयोग किया जाता है या उपयुक्त रहता है, उसका परसेंटेज होता है 50-50, यानी 50% तो टिन और 50% लेड की मिश्र धातु से जो धात्विक तार बनाया जाता है या सोल्डरिंग तार बनाया जाता है, वो सोल्डर पदार्थ उपयुक्त होता है। किसमें? वैद्युतिक उपकरणों में। तो गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेडियो टीवी कार्यों के लिए कौन सा सोल्डर पदार्थ उपयुक्त रहता है? तो इसमें जो सोल्डर पदार्थ है या सोल्डर वायर है, उसकी वो बना हुआ तो अपने टिन और लेड का ही होता है। तो उसमें क्या होता है, टिन की मात्रा 80% होती है और लेड की मात्रा 20% होती है, यानी 80 और 20 का रेशियो होता है टिन और लेड का इसे सोल्डर में। और उस सोल्डर पदार्थ को कहाँ काम में लिया जाता है? रेडियो टीवी कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सोने व चांदी पर सोल्डरिंग करते समय कौन से फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? गाइज ऑप्शन है मैं आपको बोराक्स, जिसको सुहागा बोलते हैं, सुहागा, सोने पर सुहागा। तो आपको ध्यान में रखना है, सोने पर सुहागा यानी सुहागा नामक का फ्लक्स चढ़ाया जाता है। जब सोने चांदी के आभूषणों पर सोल्डरिंग की जाती है तो सुहागा नामक का फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोराक्स बोलते हैं, BORAX। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए उपयुक्त सोल्डर है। गाइज ये जो सोल्डर है, जो सोल्डर वायर तैयार किया गया है, ये कुछ अलग प्रकार का है। यानी सोल्डर पदार्थ है, जो एल्यूमिनियम धातु है, वो एक नम्य यानी लचीली धातु है। तो उसमें जो सोल्डर काम में लेते हैं, उनमें टिन और जस्ता क्या है? ये वही है, टिन और लेड। यानी टिन 70% है, जस्ता 25% है, एल्यूमिनियम 3% है और फॉस्फर टिन एक और क्वांटिटी आती है, फॉस्फर टिन, उसका परसेंटेज 2% रहता है। इन सबको मिला करके 100% रेशियो बना करके और इनका एक मिश्रण तैयार किया जाता है। जिस सोल्डर पदार्थ में 70% टिन, 25% जस्ता और 3% एल्यूमिनियम और 2% फॉस्फर टिन मिला हुआ होता है, उस वायर से एल्यूमिनियम तारों पर सोल्डरिंग की जाती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुरक्षा युक्ति होती है।
सुरक्षा युक्ति होती है। गाइज ऑप्शन में आपको स्विच भी मिल सकता है, सॉरी ऑप्शन में आपको फ्यूज भी मिल सकता है, थर्मल रिले भी मिल सकता है। फ्यूज, थर्मल रिले, ये क्या है? सुरक्षा युक्ति हैं। ये क्या है? सुरक्षा युक्ति हैं। अगर आपको पूछ ले नियंत्रण युक्ति के बारे में, तो हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नियंत्रण युक्ति के रूप में काम में लिया जाता है। नियंत्रण युक्ति के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये कौन सा होगा? स्विच आर ए सर्किट ब्रेकर। स्विच, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कौन से होते हैं? एमसीबी भी एक सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी, ईएलसीबी, एसीबी, अब आप जेसीबी मत बोल देना। एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्विच और सर्किट ब्रेकर। स्विच और सर्किट ब्रेकर को नियंत्रण युक्तियों की श्रेणी में रखा गया है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बल्ब तथा ट्यूबलाइट कौन सी युक्ति हैं? बल्ब तथा ट्यूबलाइट कौन सी युक्ति हैं? तो गाइज ये हमारी उपभोक्ता युक्ति हैं। हम क्या करते हैं? इसको प्रकाशित करके इसका उपयोग करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? उपभोक्ता युक्तियां हो गई ये हमारी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामान्य तार या केबल। सामान्यतः तार या केबल तथा बस बार हैं। गाइज तार, केबल और बस बार ये तीनों क्या हैं? चालक युक्ति हैं। तो आपको पूछा भी जा सकता है निम्न में से चालक युक्ति कौन है? ऑप्शन आएगा आपको तार, सोल्डरिंग फ्लक्स, या VIR, या मान लो स्लेट। जो भी ऑप्शन आ गया, तो हमें चालक की पहचान करनी है कि तार, केबल, तार का या केबल का या बस बार का अगर ऑप्शन कहीं मिलता है तो वो क्या है? चालक युक्तियां हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। मैं आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे पढ़ने में हमारे आसानी हो, हम क्वेश्चन को समझ सकें, पकड़ सकें और उसको सही से राइट कर सकें। गाइज अगर मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को लेके चलूँगा तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और हर ऑप्शन में आपको थोड़ी कंफ्यूज रहेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आप सिंगल लाइन क्वेश्चनों को तैयार करें। मैं आपके लिए वो जो आपके जो पेपर का लेवल है, बिल्कुल पेपर का लेवल, और उसमें डायरेक्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम वीडियो लेके आऊँगा। गाइज आप बस तैयारी करते रहें और इस कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है। तो गाइज मेरा यही कहना है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और आपको स्पेशली कहना चाहता हूं कि अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। कोरोना एक संकट की घड़ी है, ये समय निकल जाएगा, लेकिन ये आपका भविष्य है। तो गाइज मेरा यही कहना है कि आप अपनी तैयारी को करते रहें। अगर मेरे लायक कोई हेल्प हो तो आप मेरे को कमेंट करके, डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए,
तो गाइज आप मेरे से रिक्वेस्ट, आप मेरे को बता सकते हो कि सर हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए या, तो गाइज मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओपन सर्किट। बहुत समझने वाला क्वेश्चन है गाइज कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है। एक तो ये बताइए कि ओपन सर्किट होता क्या है। ओपन सर्किट की अगर बात करें तो ये होता है खुला परिपथ। अरे जिस परिपथ में युक्ति तो लगी हुई है लेकिन स्विच क्या है, ऑफ है। स्विच क्या है, ऑफ है, तो वो युक्ति नहीं जल रही, यानी परिपथ है वो पूर्ण नहीं है। वो युक्ति काम कब करेगी, जब उस युक्ति का परिपथ पूर्ण होगा तभी वो काम करेगी। तो परिपथ क्या है, खुले। लेकिन अपने को पूछा क्या है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है। तो गाइज समझ लीजिए कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है। अरे उस युक्ति में धारा ही प्रवाह नहीं हो रही है। और धारा प्रवाह कब नहीं होती, जब प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा मतलब अनंत हो, तब धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उस सर्किट का प्रतिरोध अनंत माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध है वो अनंत होता है। दूसरा, ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह होता है। अरे अनंत प्रतिरोध होगा, यानी धारा का प्रवाह तो होने ही नहीं देगा। प्रतिरोध तो अनंत है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है। तो ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह शून्य होगा, यानी ओपन सर्किट में कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगी। अगर हमारा सर्किट परिपथ खुला है तो युक्ति काम नहीं करेगी, उस युक्ति में से धारा प्रवाह नहीं होगी। और जब धारा प्रवाह नहीं होगी तो वो अपना कार्य नहीं करेगी। तो गाइज ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज वाले हैं। अगर आपको इसमें ऑप्शन मिलते तो बिल्कुल आप गारंटी लेता हूँ कि 70% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो इन दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मेरा गाइज यही कहना है, अगर आप इस चीज़ को पकड़ भी लेते हो कि ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट और बंद सर्किट, बंद परिपथ, अगर इसके बारे में आपको पता है तो इसी थ्योरी के इर्द गिर्द एक दो क्वेश्चन बनते हैं, विपरीत हो जाएगा बिल्कुल। क्लोज सर्किट का प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है और उसमें धारा का प्रवाह अनंत होता है। अरे शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब शॉर्ट सर्किट और बंद परिपथ है। देखो परिपथ है वो कई प्रकार के होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो इस प्रकार से तो ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह है वो शून्य होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब उपभोक्ता युक्ति में से, जब आ गई ना बात, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने खुद ही घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। जब उपभोक्ता युक्ति में से धारा प्रवाह होता है तो वह परिपथ कहलाता है। अरे भैया सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो वह परिपथ कहलाता है। अरे बंद परिपथ, क्योंकि धारा का प्रवाह केवल और केवल बंद परिपथ में से ही हो सकता है। धारा का प्रवाह बंद परिपथ में से ही हो सकता है। ओके गाइज, बंद परिपथ देख लो, मैं सब क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन को घुमा दिया है मैंने। जो मैंने पहले क्वेश्चन है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह क्या होता है, मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पढ़े। मैंने क्वेश्चन को ऊपर घुमाया है, जब उपभोक्ता युक्ति में से धारा का प्रवाह होता है तो वह परिपथ कहलाता है बंद परिपथ।
शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का प्रवाह होता है अनंत होता है। अरे जब सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है, दो फेज के तार आपस में भिड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं, दो फेज आपस में टच हो जाते हैं, तो सर्किट क्या होता है, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बीच में से क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और जब शॉर्ट होगा तब क्या होगा, धमाका होगा। और धमाका कब होता है, जब धारा का प्रवाह अनंत होगा। जब धारा का प्रवाह अनंत होगा तभी क्या होगा, परिपथ शॉर्ट होगा। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, तो गाइज धारा का प्रवाह अनंत होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट सर्किट परिपथ का प्रतिरोध होता है। अरे जब धारा का प्रवाह अनंत होगा, जब धारा प्रवाह बहुत ज़्यादा होगी, अत्यधिक धारा प्रवाह कब होगी, जब सर्किट का प्रतिरोध शून्य या कम से कम किसी युक्ति में से जब प्रतिरोध का मान शून्य या कम से कम होता है, तब उस युक्ति में से क्या होता है, धारा का प्रवाह अनंत होता है। तो वो कौन सा परिपथ हो गया, शॉर्ट सर्किट परिपथ। आगे हमारा शॉर्ट सर्किट परिपथ का प्रतिरोध होता है या तो होता है शून्य या होता है कम से कम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कार्बन एक कौन सी धातु है। देखो तीन श्रेणियों में रखी जाती हैं, कंडक्टर, चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक और इंसुलेटर यानी अचालक। तो गाइज मेरा कहना है कि इसमें कार्बन क्या एक धातु है, उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो कार्बन गाइज कार्बन धातु है, उसको अर्धचालक धातुओं की श्रेणी में रखा गया है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये क्या हैं, अर्धचालक धातु हैं। और अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं गाइज सेमीकंडक्टर। अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो गाइज कार्बन एक अर्धचालक धातुओं की श्रेणी में आती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः कौन से स्विच की आवश्यकता होती है। एक लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः कौन से स्विच की आवश्यकता होती है। गाइज इसमें एक तो काम आता है इंटरमीडिएट स्विच एक, और 2 टू वे स्विच काम में आते हैं। तो गाइज आपको ध्यान में रखना है, एक इंटरमीडिएट स्विच तथा 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे बात आ गई इंटरमीडिएट स्विच, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंटरमीडिएट स्विच कितने टर्मिनल वाली युक्ति है। इंटरमीडिएट स्विच कितने टर्मिनल वाली युक्ति है। तो गाइज इस इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। ये एक 4 टर्मिनल वाला स्विच है। और टू वे स्विच है, उसको बोला टू वे स्विच जाता है, लेकिन वो 3 टर्मिनल वाला स्विच है। और एक होता है सिंगल वे स्विच, वो 2 टर्मिनल वाला स्विच है, उसमें एक टर्मिनल गाइज फ्री रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि सिंगल वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, और इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। गाइज आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। मैंने सिंगल वे, टू वे और इंटरमीडिएट तीनों स्विचों के बारे में बताया है। गाइज मेरा यही कहना है कि आप
अपनी बुक्स को पढ़ें और बुक्स को पढ़ने के बाद में, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो अटेम्प्ट करें। गाइज मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन आते हुए होंगे, तो ये आएंगे आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अपनी थ्योरी की बुक्स साथ में पढ़ोगे। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जीने की वायरिंग में कौन से व कितने स्विच की आवश्यकता होती है। जीने की वायरिंग, जिसका आपको और नाम बताऊं, स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ियों की वायरिंग, जीने की वायरिंग, तो इस प्रकार की ये नाम है। तो गाइज जीने की वायरिंग में कौन से व कितने स्विच की आवश्यकता होती है। गाइज उसमें 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है, मात्र 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है जीने की वायरिंग में। एक तो सीढ़ियों में जब हम पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ होता है, और एक लास्ट में जहाँ पे सीढ़ियों का अनंत होता है या लास्ट में सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, वहाँ पे एक स्विच लगा हुआ होता है। और वो जो लैंप होता है वो सीढ़ियों में लगा हुआ होता है, पूरी सीढ़ियों में प्रकाश फैलाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू वे स्विच में कितने पथ होते हैं। ये पथ होता है रास्ता, धारा प्रवाह स्थापित करने का रास्ता। तो गाइज जीने की वायरिंग में कौन से वे कितने स्विच होते हैं। 2 टू वे स्विच होते हैं। और टू वे स्विच में कितने पथ होते हैं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 पथ। टू वे स्विच में कितने पथ होते हैं, 2 पथ होते हैं। गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वे स्विच में टर्मिनलों की संख्या होती है। क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है और अब आ भी गया। टू वे स्विच में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, या टू वे स्विच में टर्मिनलों की संख्या क्या होती है। तो गाइज इसमें मैंने पहले भी बताया है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। टू वे स्विच में 3 टर्मिनल, सिंगल वे स्विच में 2 टर्मिनल और इंटरमीडिएट स्विच में 3 टर्मिनल। गाइज ज़्यादातर हमारे अगर स्विच की बात की जाए तो इन 3 स्विचों के बारे में ही पूछा जाता है, और इन 3 स्विचों का ही हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी घर की वायरिंग करते हैं, हम वैद्युतिक वायरिंग करते हैं, उनमें इन 3 स्विचों का दैनिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओके गाइज, रोलिंग शटर्स में कौन सा स्विच काम में लिया जाता है। रोलिंग शटर्स में कौन सा स्विच काम में लिया जाता है। तो गाइज इसका आंसर होगा पुश बटन स्विच। कौन सा स्विच है, पुश बटन स्विच। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक और 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक कौन सा स्विच उपयुक्त रहता है। कौन सा स्विच उपयुक्त रहता है। DPIC स्विच, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा वीरू, लेकिन यहाँ बात आ रही है DPIC, डबल पोल आयरन क्लेड, या ICDP बोल सकते हैं इसको, आयरन क्लेड डबल पोल, या DPIC डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। तो गाइज 15 एम्पियर से 250 एम्पियर तक और 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक जो काम में लिया जाता है, उस स्विच का नाम है DPIC स्विच। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 30 एम्पियर से 400 एम्पियर व 400 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक कौन से स्विच बनाए जाते हैं। TPIC स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। ध्यान में रखना है इस स्विच का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कितनी धारा पे और कितनी वोल्टेज पे इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने वोल्टेज और करंट रेटिंग साथ में बताई है,
ओके गाइज, तो 30 एम्पियर से 400 एम्पियर व 400 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक कौन से स्विच बनाए जाते हैं? टीपीआईसी स्विच, टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंगल थ्रो डबल थ्रो प्रकार का कौन सा स्विच है? सिंगल थ्रो डबल थ्रो प्रकार का कौन सा स्विच है? नाइफ स्विच। ओके गाइज, ये सिंगल थ्रो और डबल थ्रो प्रकार का स्विच है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नाइफ स्विच की रेटिंग होती है, नाइफ स्विच की रेटिंग होती है। तो गाइज, ये नाइफ स्विच की रेटिंग है वो 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक होती है। 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक रेटिंग होती है किसकी? नाइफ स्विच की। तो गाइज, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस सीरीज का। नाइफ स्विच की रेटिंग होती है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, 1000 एम्पियर तक। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन सिस्टम लागू है, तो मेरा यही कहना है, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आपका अपना